जय हिंद बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर, क्लास 12 के कुछ सवाल हैं। ये 20 सवाल आज हम लेके आए हैं, है ना, जो आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर करेंगे। और वैसे ही सवाल मैं कोशिश किया हूं लाने का जो आपके प्रीवियस ईयर में जनरली पूछे जा रहे हैं। जिस चैप्टर जिस लेवल के सवाल आप बनाए जाते हैं बार बार, उसी लेवल के सवाल जनरली आपको यहाँ मिलेगा। ठीक, तो बोला क्या गया है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। किससे कम नहीं हो सकती है? देखो, सबसे छोटा आवेश जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो इससे तो बड़ा ही मान लिखा है 3.2, और 3.2 से बड़ा मान लिखा है 4.8। 1 कूलम तो और ज्यादा मान हो गया, ये तो 10 का पावर माइनस 19 है ना। इसका मतलब इससे छोटा मान हमारा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन का आवेश सबसे छोटा मान है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग हैं, P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो बल आघूर्ण का मान बताइए। आपको पता होगा कि जब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत क्षेत्र में जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, मान लो वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे है, नीचे -q, ऊपर में है +q, ऐसा रखा गया है मान लो। तो P किधर होता है? P होता है -q से +q, तो P की दिशा तो आपकी ये हो गई, ये वाली दिशा हो गई आपकी P की, और ये दिशा जो है वो आपकी E की है। तो एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और जब भी ऐसा होता है तो आपको बड़ा आसानी से फॉर्मूला पता होगा कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा। P sin थीटा का मतलब sin 90 बैठेगा, और sin 90 बैठेगा तो टाउ का मान आ जाएगा P। और ये सबसे मैक्सिमम टॉर्क भी है, ध्यान रखिएगा। P सबसे मैक्सिमम टॉर्क होता है जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र रेखा में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो घूमने लगता है, गोल गोल घूमता है। कुल बल तो शून्य होता है, लेकिन वो गोल गोल घूमता है, और घूमता है तो बलागुण लगता है। तो मैक्सिमम बलागुण तब लगेगा जब वो एंगल 90 बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 बनाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? P। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगले सवाल पे आते हैं, P आघूर्ण वाला द्विध्रुवीय अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा। देखो, अधिकतम बोल ही रहा है, अधिकतम बल आघूर्ण कब अनुभव करेगा? तो अधिकतम बल आघूर्ण तभी तो अनुभव करेगा जब मान कितना होगा? 90 डिग्री का मान होगा। P और E के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। आता बात समझ में इतना? अगले सवाल पे आते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखो एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। मान लो इसका केंद्र यहाँ पर O है, यहां से बोला गया कि 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना? 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अक्षीय बिंदु लिए हैं। ये वाला जो रेखा होता है उसको कहते हैं अक्षीय, है ना, एक्सियल लाइन। और ये वाला जो बिंदु हो जाएगा उसको कह देंगे निरक्षीय। निरक्षीय बोलते हैं इसको, निरक्षीय बोलो, निरक्षीय बोल दो, या इक्वेटोरियल बोल दो, या इसी को हम बोलते हैं विषुवतीय बिंदु। तो यहाँ पर, तो यहाँ भी कितना ले रहे हैं? मान लो 100 सेंटीमीटर, मतलब दोनों बराबर दूरी पर ले रहे हैं। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर पता होगा। यहाँ पर E का फॉर्मूला होता है Kp 2Kp/x3, और यहाँ पर फॉर्मूला होता है E का -Kp/x3। ध्यान होगा, मतलब यहाँ जो होता है वो यहाँ का आधा होता है। तो वही पूछ रहा है कि विषुवतीय बिंदु पर, कहां पर? निरक्षीय बिंदु पर, है ना, तीव्रता कितनी होगी? बी बिंदु पर तीव्रता पूछ रहा है। ये वाला ए बिंदु बोला है, और ये वाला बी बिंदु बोला है, ये वाला बी बिंदु बोला है। तो बी बिंदु पर कितना होगा? एक आधा होगा, एक आधा होगा, और माइनस के साथ होगा क्योंकि वेक्टर लिया है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो उस तरफ होता है, यहाँ -2 ले ले, यहाँ +2 ले ले, क्योंकि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो इस तरफ होता है, इस तरफ। वहां पर वैद्युत क्षेत्र उस तरफ होता है, इसीलिए दिशा माइनस लिखी गई है, और कोई बात नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका प्रूफ भी आता है बोर्ड में, मैं आपको इसका प्रूफ भी करवाया हूँ ऑलरेडी क्लास में, ध्यान दीजिएगा, है ना। आते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 5। देखिए, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? काटती ही नहीं है। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, ये आपको हम प्रॉपर्टी में भी समझाए हैं, कई बार इसके सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कट गई ना, तो होता क्या है कि
कि वैद्युत क्षेत्र रेखा का हर बिंदु पर अगर आप टेंजेंट खींचेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो जहां पर इंटरसेक्शन बिंदु हो जाएगा, जहां पर इंटरसेक्शन बिंदु हो जाएगा वहां पर दो दिशा हो जाएगी। जैसे यहाँ पर इसके कारण दिशा ये हो जाएगी और इसके कारण दिशा ये हो जाएगी, जो संभव नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन की नहीं काटती है ना, नहीं काटती है। ध्यान रहेगा ये बात। आगे बात करें हम लोग सवाल नंबर 6। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना हुआ है जिसके परिणाम है +3.2 गुना 10 का पावर -19 और -3.2 गुना 10 का पावर -19 के बीच की दूरी दी गई है 2.5 × 10⁻⁻10 मीटर। मतलब क्या बोल रहा है कि हम पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ध्यान रखें, यहां वाला जो बिंदु है और यहां वाला जो बिंदु है, यहां वाला जो बिंदु है वो कितना है मान लेते हैं, यहां वाला मान लेते हैं -3.2 गुना 10 का पावर -19 ये वैल्यू, और यहाँ जो वैल्यू है वो है +3.2 गुना 10 का पावर -19। दोनों के बीच की दूरी जो दी गई है वो दिया गया है कितना 2.5 × 10⁻10 मीटर। ठीक, तो आपको पता होगा कि P का फॉर्मूला होता है Q गुना 2L। Q का मान कितना रख देंगे 3.2 गुना 10 का पावर -19 और 2L मतलब दूरी, ये पूरा दूरी दिया गया है, पूरा दूरी 2L का मान है 2.5 × 10⁻10। अगर हम इसको आसानी से सॉल्व करें तो देखो पहले तुम इसको सॉल्व करो, 10 का पावर -19 10 का पावर -10 तो ये हो जाएगा 10 का पावर -29। तो यहां से बनेगा 32 3.2 गुना 2.5 गुना 10 का पावर -29। और अगर आसानी से सॉल्व करना है तो क्या करो, ध्यान से सुनना, मैं इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। क्या हम लिख सकते हैं 32/10 और यहाँ पर 25 है तो 25/10। अच्छा देखो एक बात समझो, 25 कभी सॉल्व नहीं किया था, 25 को हमेशा 4 से गुना कर दो, फायदा क्या होगा 4 से गुना 4 से भाग, मान लो तो कोई अंतर नहीं पड़ा, क्या 25 चौका 100 हो जाएगा और 100 को हम आसानी से सॉल्व करना जानते हैं। इससे आपको फायदा होगा हमेशा, जब भी 25 आता है ना उसको 4 से गुना करके 100 बना लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी, है कि नहीं? केवल एक ही जगह मत कर देना गुना, वरना 100 ऊपर हो जाएगा नीचे नहीं होगा, दोनों ऊपर नीचे दोनों से गुना होना चाहिए ना, तो ना मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 10 का पावर -29 था, उड़ाने देते हैं। तो 25 चौका 100, ये कट गया इसके साथ, 25 चौका 100, चलिए 32, तो 8 गुना 10 का पावर -29 हमारा आंसर है। 8 गुना 10 का पावर -29, यहाँ 10 का पावर -27 लिखा है, 8 गुना 10 का पावर -29। अगर हम ऑप्शन अच्छे से देखें तो 8 7.86 लगभग ये एग्जैक्ट आंसर के करीब आ रहा है, ऑप्शन सी मार देंगे। 7.86 गुना 10 का पावर -29, इसी को हम लगभग 8 गुना 10 का पावर -29 ले रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर अगले सवाल पे आया जाए, अगले सवाल पे आया जाए, अगले सवाल, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है हमेशा संरक्षित होता है। देखो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र मतलब अगर हम एक तरफ से प्लस लगाते हैं एक तरफ से माइनस लगाते हैं, है ना, तो ऐसी जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बहेगी ये बंद है, और ये बंद इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही काम होता है बैटरी के अंदर। तो हम लोग वहां पर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, हम लोग वहां पर ऊर्जा स्टोर करते हैं, है ना, इसको संरक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षी। ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 8 पर। मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है जबकि X, मान लो कोई मूल बिंदु है, ऐसे हम लिखते हैं मूल बिंदु, यहाँ पर एक धन आवेश स्थित है ना, कोई मान लो +Q आवेश स्थित है मान लेते हैं, और 2 सेंटीमीटर दूर, कितना 2 सेंटीमीटर दूर एक और आवेश स्थित है 2Q, मान लो 2Q। ठीक, अब पूछ रहा है कि स्थित है तो आवेशों के निकट x अक्ष के बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। पहले समझो शून्य होगा कहां। अगर हम इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र देखें तो इस आवेश का अपना वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? बाहर की तरफ, इससे बाहर की तरफ, इससे बाहर की तरफ, या अगर हम इस तरफ देखें तो यहां से इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इसका ई अपना, और इसका वैद्युत क्षेत्र यहां से बाहर की तरफ मतलब इस तरफ होगा, उस तरफ भी हो सकता है, लेकिन हमको अभी इन दोनों से मतलब है। तो दोनों ही आपस में टकराएंगे। अगर दोनों Q बराबर होता तो सेंटर पर E 0 हो जाता, है ना, क्योंकि दोनों की विपरीत दिशा है।
लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि टू क्यू का मान ज्यादा है, टू क्यू का मान ज्यादा है तो सेंटर पर तो ई 0 होने से रहा। अच्छा उसकी तरफ जाओगे टू क्यू की तरफ, तब तो ये वाला और हावी हो जाएगा। तो बेहतर है कि इससे पीछे आओ, इससे पीछे कहीं आओगे तो क्या होगा, इसकी दूरी बढ़ेगी, और जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ेगी इसका ओहरा कम होगा, तो इधर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो सकता है दोनों के बीच में, सेंटर से किधर माइनस प्लस क्यू की तरफ, कमजोर वाले की तरफ। कोई कमजोर वाले के नजदीक रखेंगे तो आर का मान यहाँ घटेगा, तो आर का मान घटने से भी हम ई बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बेचारा क्यू तो पहले से कमजोर है, यहाँ टू क्यू है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए आर का मान कम कर देंगे। आर का मान कम करने से भी यहाँ पर जो ई है वो इस तरफ से और यहाँ से ये इस तरफ से बराबर हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं इनके बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा, बाहर तो नहीं होगा, बाहर अंदर तो नहीं होगा। तो आवेशों के निकट एक शख्स के बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है ना, यहाँ भी बाहर लिखा है ना, क्या आवेशों के बीच में, बिल्कुल आवेशों के बीच में ही शून्य हो सकता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं सवाल नंबर 9, डिबाई किसका मात्रक। बच्चों ध्यान रखिएगा, डिबाई जो होता है, डिबाई वो डाइपोल मोमेंट का है, पी वैद्युत द्विध्रुव आवर्त, क्यू लिखते हैं p बराबर q गुना 12, तो q गुना 12 का q का SI मात्रक कूलम और इसका मीटर, कूलम मीटर को ही हम डिबाई कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डिबाई किसका मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का p का मात्रक है, ध्यान रखेंगे, है ना। और एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की, मान लो कोई आवेशी चालक है, मान लो ये आवेशी चालक है, ये आवेशी चालक है, और इस पर जो वैद्युत क्षेत्र निकलता है, ये वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलता है, तो बाहर की तरफ निकलता है, हमेशा लंबवत होता है, हमेशा, ध्यान से समझिएगा ये बात, हमेशा किसी भी आवेशी चालक, मान लो ये माइनस रहता, मान लो ये माइनस रहता, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र इंटर करता, तो भी 90 डिग्री पर इंटर करता। ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा सतह के लंबवत होती हैं, जहां से निकलती है या जहां पर वो जाएंगी, तो हमेशा सतह के लंबवत ही होती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, एक कूलम आवेश किसके बराबर होता है। बच्चों आपको पता है कि कूलम SI मात्रक है आवेश का, और ESU मात्रक भी आवेश का ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज आल्सो अ मात्रक ऑफ, आल्सो अ यूनिट ऑफ चार्ज, ये चार्ज का यूनिट है, लेकिन ये सीजीएस यूनिट है, ध्यान रखिएगा, ये सीजीएस यूनिट है। और एक डाटा आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक कूलम लगभग 3 गुना 10 का पावर 9 ESU के बराबर होता है। कितना जी, एक कूलम कितना होता है, 3 गुना 10 का पावर 9 ESU के बराबर होता है। अगर आपको कभी यहाँ से 1 ESU पूछ ले तो 1 ESU बराबर क्या करोगे, एक को इधर रहने दो, 3 को इधर ले जाओ, तो 10 का पावर -9 इधर ले जाओ, तो 10 का पावर -9 ऐसे हो जाएगा 1 ESU का मान, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो एक कूलम यहाँ पूछा है किसके बराबर, 2.99 गुना 10 का पावर 2.99 को 3 मोल, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 18 का ए ऑप्शन होगा हमारा। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 12 पे, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि किसी गोले के सतह पर अगर हम आवेश दे दें तो सारा आवेश जो है इसके बाहर हम एक और गोला बना सकते हैं, और बाहर गोला बना देंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा, और अगर ये सेंटर पे आ जाएगा तो हम यहाँ फ्लक्स, अब हम यहाँ लगा सकते हैं क्या, गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, किसी भी बंद सतह के अंदर, है ना, अगर आपको वैद्युत फ्लक्स निकालनी है तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। तो हम Q इनसाइड का तो मान बैठा देंगे, Q इनसाइड का मान कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 गुना 10 का पावर -6 हो जाएगा, ठीक। और 1 बटा एप्सिलॉन नॉट हमको नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान तो बिल्कुल बैठा सकते थे। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुना 10 का पावर -12, लेकिन ये देखो ऑप्शन दिया है पाई में, तो पाई में तो तभी दिया होगा जब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं 9 गुना 10 का पावर 9, ठीक है, के का मान होता है। तो यहाँ से 1/एप्सिलॉन नॉट का मान बन रहा है साफ 4 पाई उधर ले जाओ तो 9 चौका 36 पाई गुना 10 का पावर 9, 1/एप्सिलॉन नॉट का मान, 1/एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ बैठा दो,
तो 1/ε0 का मान कितना बन रहा है जी? 1/ε0 का मान बन रहा है 36 गुना 10 का पावर 9। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा Q इनसाइड का मान 10 माइक्रोकूलम, तो 10 गुना 10 का पावर -6, तो ये हो जाएगा 36 गुना 10 का पावर 36 गुना 10 का पावर 36 पाई गुना 10 का पावर 9, 36 पाई गुना 10 का पावर 9, 10 का पावर 9। तो यहाँ से हम देखें तो 10 जो है 36 पाई तो हम लिख देते हैं पहले 36 पाई, और 10 का पावर अगर हम देखें तो 10 का पावर यहाँ 9 यहाँ है, 1 यहाँ है, प्लस 1 10 हो जाएगा, और -6 यहाँ है। तो 36 पाई गुना 10 का पावर 4 आंसर बन रहा है। 36 पाई गुना 10 का पावर 4, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बड़ा अच्छा सवाल था ये, ध्यान देंगे। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। चित्र में दिखाया गया है कि Q1 Q2 दो आवेश है। पूछ रहा है कि क्या होगा। तो Q1 में तो आवेश वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हुई दिख रही हैं। Q1 में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब Q1 नेगेटिव होगा, साफ साफ पता चल रहा है। Q2 में भी आती हुई दिख रही है तो Q2 भी नेगेटिव होगा, दोनों ऋणात्मक होंगे, साफ साफ पता चल रहा है। अगले सवाल पे आते हैं। एक पिंड पर आवेश लिखा हुआ है Q बराबर Ne, जहां E होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। n का मान क्या ले सकते हैं? क्या n का मान 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा? 1 का नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 1। माइनस में तो लेंगे नहीं मान, इनमें से कोई नहीं। तो हम बोल रहे हैं कि माइनस में मान नहीं लेंगे जी, माइनस में मान जनरली नहीं लेंगे। तो 0 1 2 3 4 ऐसे मान लिया जाता है। n हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा, तो बेहतर है कि इनमें से कोई नहीं मार दें, है ना, क्योंकि e हमेशा धनात्मक पूर्णांक लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक, q हमेशा q बराबर Ne, तो e बराबर जनरली देखो क्या है ना कि अगर ऐसे सोचे आप कि q बराबर Ne है, तो अगर हम e का मान हमेशा ले 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम, तब तो ये हो गया कि अगर किसी चीज से आवेश जाएगा, अगर किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जिसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, और जहां जाएगा वहां माइनस चार्ज आ जाएगा। तब हम यहाँ पर आवेश लिखेंगे माइनस में, और यहाँ पर आवेश लिखेंगे प्लस में। मतलब अगर हम E का मान हमेशा इतना माने, हमेशा माइनस प्लस यहाँ ना देखें, तब तो n आपको प्लस माइनस दोनों में लेना पड़ेगा, या तो प्लस में या तो माइनस। तो प्लस -1 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -3, तो फिर बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन बी मारो फिर, क्योंकि आवेश तो प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। और E का मान हमेशा वो प्लस में कर दिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन आए चाहे जाए, हम E का मान उतना ही बिठाएंगे। तब तो आपको माइनस करने के लिए, जहां पर आपको मान लो इलेक्ट्रॉन यहां गया होगा, वहां माइनस करने के लिए माइनस में तो मान लोगे ना इनका, ध्यान रखना, तब ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समांतर रखा जाता है, द्विध्रुवीय पर बल कितना होगा? किसी भी वैद्युत क्षेत्र रेखा को, वैद्युत क्षेत्र में अगर आप वैद्युत द्विध्रुव रख दो, उस पर बल हमेशा शून्य होता है, बल हमेशा शून्य होता है, ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 16। एक विद्युत क्षेत्र, क्या बोला है? एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण Pi है। तो एक बात समझो, टाउ का फॉर्मूला जो आप लिखते हैं ना, P क्रॉस C, तो टाउ की दिशा हमेशा इन दोनों के लंबवत होगी, ये ध्यान रखिएगा। टाउ की अगर आपसे कोई दिशा पूछ ले, दिशा, तो P के भी लंबवत होगी और E के भी लंबवत होगी। ये पहले से ही बोल दिया है कि Pi कैप, मतलब ये x दिशा में है, मतलब P जो है वो x दिशा में है, तो x दिशा तो होगा ही नहीं। और y दिशा में अगर हम वैद्युत क्षेत्र लेते हैं, तो टाउ जो हमेशा है वो सरफेस से बाहर आता है, हमेशा सतह से बाहर, क्योंकि E आप ले लेते हैं, मान लो E आप ले लिए हैं किस दिशा में, मान लो आप ले लिए हैं ऐसे, ये मान लो ले लिए हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा, और मान लो आप P ऐसे आप रख दिए हो, -q + q ऐसे रख दिए हो, तो ये घूम रहा है, और घूम रहा है तो टॉर्क की दिशा हमेशा लंबवत होगी, लंबवत मतलब z अक्ष की ओर लेंगे, ध्यान रखिएगा ये बात, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक कूलम आवेश किसके बराबर होता है? अभी भी पीछे बात हुआ है 3 × 10 का पावर 9 ESU के बराबर होता है। अभी भी पीछे सेम सवाल आया हुआ था। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक, किसी आवेशित खोखले, अंदर से खोखला है, गोलाकार चालक के सेंटर पर E का मान 0 होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, V का मान पूछता, पोटेंशियल का मान पूछता, तो KQ/R होता, सतह के बराबर। यहाँ पर जो होता है ना सतह पर, वही होता है यहाँ पर सेंटर पर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा,
आते हैं अगले सवाल पे। क्या अगला सवाल है? सवाल नंबर 19। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेश। एक आवेश है 2 × 10 का पावर माइनस 2 × 10 का पावर -7 और एक आवेश कितना है 3 × 10 का पावर -7। दोनों के बीच की दूरी कितना लिए हैं जी? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर 30 × 10 का पावर -2 ये हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का बल कितना होगा? तो बल का फॉर्मूला K 9 × 10 का पावर 9 Q1 2 × 10 का पावर -7 Q2 3 × 10 का पावर -7 R² मतलब 30 × 30 और 10 का पावर -2 × 10 का पावर -2। साफ साफ। तो यहां से अगर हम देखें 30 हटा दो, यहां से क्या करोगे? देखो यहां 100 है तो 100 है तो क्या करोगे? यहां से 100 निकालो, यहां से 100 निकालो तो ये 10 का पावर -2 से कट गया। ठीक है, 10 का पावर -2 बाकी 10 10 से 10 का पावर 2 हो गया। अब यहाँ 3 इस 9 से कट गया। 10 का पावर -2 काट दो इससे, 10 का पावर -7 से तो बचेगा 10 का पावर -5। ठीक, काटने तो आता होगा आपको। तो यहाँ से आंसर साफ साफ बन रहा है 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 10 का पावर यहाँ पे है -7 और 10 का पावर -5 10 का पावर -5। तो यहाँ से 3 दूनी 6 और माइक्रो न्यूटन लिखा है कि माइक्रो न्यूटन 10 का पावर तो 6 × 10 का पावर -6 अगर अलग भी करें तो 10 का पावर फिर से -6 हो जाएगा। 6 × 10 का पावर -6 तो 6 माइक्रो न्यूटन तो नहीं, 10 का पावर -6 एक्स्ट्रा आ रहा है जी। तो 10 का पावर -6 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका आंसर होना चाहिए 6 × 10 का पावर -12 मीटर, सर इतना न्यूटन। और माइक्रो न्यूटन अगर लिखा है तो 6 माइक्रो न्यूटन तो नहीं होगा ना, माइक्रो न्यूटन कैसे होगा? ये आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं आप यहाँ मार सकते, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। अगले सवाल पे आते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 पद चिन्ह 1 2 और 3 दिखाए गए हैं। तो साफ साफ ऊपर वाला प्लस प्लेट है, नीचे वाला माइनस प्लेट है। तो बताओ प्लस प्लेट ये वाला जो दिखाया गया है, ये वाला जो पथ है, ये जो है ये प्लस की तरफ भाग रहा है। प्लस की तरफ भाग रहा है मतलब ये माइनस आवेश वाला रहा होगा, तो क्या आकर्षित हो रहा है? और ये जो है ये माइनस प्लेट की तरफ आकर्षित हो रहा है मतलब ये प्लस वाला रहा होगा कण, पहला कण। तो पथ चिन्ह 1 धन आवेशित कण है, 1 धन आवेशित कण है, नहीं पथ चिन्ह 2 ऋण आवेशित कण है। 2 तो उदासीन होगा क्योंकि ना वो प्लस की तरफ आकर्षित हो रहा है ना वो किसकी तरफ, उदासीन है। ध्यान रखिएगा 2 उदासीन है तो बी स्टेटमेंट में गलत है। पथ चिन्ह 3 उदासीन कण है, पथ चिन्ह 3 नहीं उदासीन धनात्मक है वो। पथ चिन्ह 3 धन आवेशित कण है, बिल्कुल पथ चिन्ह 3 धन आवेशित कण है, ऑप्शन डी। तो बच्चों ये कुछ अच्छे सवाल थे, आपको ये सवाल जरूर करने हैं, आपका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर होगा। ठीक है।